गुड मॉर्निंग। पढ़ते हैं कि विभिन्न जो भौगोलिक कारक हैं उनका ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है उस पर क्या इम्पैक्ट रहता है। तो ह्यूमन के एक्टिविटीज़ या ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ पर है इन भौगोलिक कारकों के प्रभाव के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 3 तत्वों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो है वह है वाटर बॉडीज और सेकंड जो है वह है इम्पोर्टेंट क्लाइमेट और थर्ड वन जो है विभिन्न जो लैंड स्ट्रक्चर्स है उन लैंड जो स्ट्रक्चर्स है उन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब इनका क्या इम्पैक्ट ह्यूमन की एक्टिविटीज़ पर रहता है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जितने भी जो हमारे धरातलीय रूप यानी जो रिलीफ फीचर्स है उन रिलीफ फीचर्स का ह्यूमन की एक्टिविटी पर बहुत अधिक प्रभाव रहता है। और इस प्रभाव की बात करें तो हमें पता है कि हमारा जो धरातल अगर समतल हो तो वहाँ पर आपको मिट्टी उपजाऊ मिलेगी, अगर वहाँ पर पानी की उपलब्धता रहेगी तो वहाँ पर आपको परिवहन की सुविधाएं यानी ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी डेवलप देखने को मिलेगी। यही कारण है कि वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज और अलग अलग प्रकार के सेटलमेंट्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे। यदि वह पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पर इस प्रकार की सुविधाएं आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर मानव रहना पसंद नहीं करता। वहाँ पर उसकी जो बेसिक नीड्स है जहाँ पर उसे मिलेगी वहीं पर वो रहना पसंद करता है। बढ़ते हैं आगे। तो जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मैदानी क्षेत्र यानी जो प्लेन रीजन है उसकी अपेक्षा आपको ह्यूमन को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं जुटाने में काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वहाँ पर आपको ह्यूमन का जो कल्चरल डेवलपमेंट है वहाँ पर आपको अनुकूलता जहाँ पर मिलेगी या वहाँ पर उसकी जो बेसिक नीड्स कंप्लीट होगी वहाँ पर वो रहना पसंद करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर मानव सभ्यताओं का जो विकास है वो वहाँ पर नहीं हुआ है। यानी मानव सभ्यता यानी ह्यूमन सिविलाइजेशंस की अगर बात करें, डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा उसका जो प्रसार यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या उसकी ग्रोथ की बात करें तो दोनों ही जो है वह मैदानों के अंदर अधिक हुआ है। तो इस प्रकार से दोनों का जो प्रभाव है ये ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है उस पर देखने को मिलता है। अब माउंटेन रीजन का प्रभाव मानव की एक्टिविटी पर क्या रहता है, तो पर्वतीय क्षेत्र जो होता है वह मानव के साथ या मानव के सामने सुविधाओं की अपेक्षा वहाँ पर कठिनाइयाँ जो है काफ़ी अधिक प्रस्तुत करते हैं। और यही जो कठिनाइयाँ होती है इन्हें हम कई भागों में कई रूपों में देख सकते हैं। तो ये जो बाधाएं हैं, जैसे कि सबसे पहली बाधा है कि जो क्लाइमेट जो माउंटेन रीजन होते हैं कि वहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो काफ़ी कोल्ड रहती है। तो यही कारण है कि वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और वहाँ पर ह्यूमन जो है अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से वहाँ पर लैंड इरोजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तेज़ गति से जो नदियाँ बहती है तो वहाँ पर लैंड इरोजन अधिक होता है। वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो नदी के माध्यम से वहाँ पर बहुत ज़्यादा वनों का विनाश हो जाता है। जितने भी वहाँ पर जो स्टेप फार्मिंग होती है वो पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है और जितने भी उनके जो ट्रांसपोर्टेशन के रूट है वो भी वहाँ पर डिस्टर्ब होते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या है वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसी प्रकार से हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के जो मार्ग है वो या फिर तो बहुत कम होते हैं और होते भी है तो वहाँ पर बहुत मुश्किल से वहाँ पर जाना होता है। इसके अलावा वहाँ पर आपको कल्टीवेटेड लैंड नहीं मिलेगा, बहुत कम भूमि रहेगी तो वहाँ पर आप स्टेप एग्रीकल्चर के माध्यम से सीढ़ीदार खेत बनाकर वहाँ पर खेती करेंगे। तो काफ़ी छोटे छोटे खेत होते हैं और जिनका आकार भी समान नहीं होता, तो वहाँ पर आपको बहुत अधिक प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। इसके अलावा वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो है या जो खनिज संपदाएं हैं, जो मिनरल्स है, उसको वहाँ पर अगर प्राप्त करना है तो काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से कई ऐसी बाधाएं हैं, तो इसके कारण रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो यही कारण है कि वहाँ पर मुख्य रूप से जो व्यवसाय किया जाता है वह सब्सिडेंस एग्रीकल्चर
या वहाँ पर हर्डिंग का जो वर्क है वो किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर जो फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल्स है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा छोटे छोटे उद्योग जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोग जो है वह करते हैं। तो इस प्रकार से ह्यूमन की जो एक्टिविटी है उस पर जो रिलीफ फीचर्स है जिसमें माउंटेन है उसका इफेक्ट रहता है। इसके अलावा जो हमारी जो बेसिक नीड्स है और वो हमें अगर नहीं प्राप्त होते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ से माइग्रेशन करना होगा। हम वहाँ पर माइग्रेट हो जाएंगे और माइग्रेट होकर किसी दूसरे क्षेत्रों के अंतर्गत जाएंगे। इसके अलावा कुछ और सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे कि वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ की जो रिवर्स है वहाँ पर साल भर पानी अवेलेबल रहता है। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं मिलती है या वहाँ पर जो नेचुरल जो दृश्य है वो प्राकृतिक दृश्य है उसकी जो सुंदरता है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसलिए वहाँ पर टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी डेवलप हो जाती है। तो भारत में अंदर देखें तो शिमला है, चाहे ऊटी है, चाहे मनाली है, तो ऐसे जो चित्र है वो माउंटेन रीजन है, लेकिन वहाँ पर टूरिज्म का डेवलपमेंट काफ़ी अधिक हुआ। इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसके कारण वहाँ पर आपको ऐसी सुविधाएं भी देखने को मिलती है। इसी कारण अब जापान की बात करें या स्विट्जरलैंड की बात करें, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पर आप देखेंगे तो कागज लुगदी उद्योग यानी पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, वॉच इंडस्ट्रीज, जो वुलन इंडस्ट्रीज जो है, वुलन जो गारमेंट इंडस्ट्रीज है, आपकी मैचेस स्टिक्स जो है, या जो सिंथेटिक जो फाइबर्स है उसके आपको इंडस्ट्रीज वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ सुविधाएं मिलती हैं और कुछ असुविधाएं भी मिलती हैं, तो दोनों का बराबर प्रभाव माउंटेन रीजन पर पड़ता है। इसी प्रकार से अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में जो ह्यूमन है उसका या उसकी एक्टिविटी पर क्या प्रभाव रहता है, तो प्लेन्स में ही आपकी ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है या कल्चर है उसका उद्गम रहा है। ओरिजिन जो सेंटर है वो प्लेन्स रहा है। सिंधु नदी की घाटी की बात करें या मेसोपोटामिया या जो नाइल रिवर्स की जो सिविलाइजेशन सिस्टम है, तो उसको अगर देखें तो हम देखेंगे ये सारे के सारे जो रीजन है वो एक नदी घाटी या रिवर वैलीज के अंतर्गत है। तो मैदानों में रहने वाले लोग हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं। सुविधाओं की बात करें तो कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी मिलती है जिसमें आसानी से खेती की जा सकती है। एलुवियल सॉइल्स मिलती है जिसे हम जलोढ़ मृदा कहा जाता है। एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर आपको फ्लैट लैंड मिलती है जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर की जो फैसिलिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर उसका डेवलप किया जा सकता है। बड़े बड़े खेत मिलते हैं। यही कारण है कि वर्ल्ड का जो हाईली पॉपुलेटेड जो रीजन्स रहते हैं वो प्लेन्स ही होते हैं। यही कारण है कि ये भारत, चीन, जापान जो क्षेत्र हैं यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो मैदानों के अंदर निवास करती है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है जलवायु। क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है वह ह्यूमन की एक्टिविटी और ह्यूमन पर किस प्रकार से पड़ता है। तो क्लाइमेट की बात करें तो ह्यूमन और उसकी जो इकोनॉमी है उस पर जो उसका इन्वायरमेंट है, उसका जो नेचर है, उसकी जितने भी जो एलिमेंट्स है उसमें से सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव जो है वो है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट जो है वह ह्यूमन की जो उसकी जो सभ्यता है, उसका सिविलाइजेशन है, उसका जो डेवलपमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान इस क्लाइमेट का रहता है। हम अगर बात करें डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है तो उसमें भी कहा गया है कि जो क्लाइमेट है वह हमारे रिलीजन, हमारी पॉलिटिकल जो थॉट्स है उसको डेवलप करने में इसका सबसे बड़ा योगदान रहता है। सैम्पल भी कहती हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन है इसका एक स्पष्ट प्रमाण है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है उस पर क्लाइमेट का इम्पैक्ट रहता है। इसी प्रकार से जो अमेरिकन विद्वान हंटिंगटन थे वो भी कहते हैं कि जो मानव है उसमें जलवायु, उसकी जो एक्टिविटी है या उसके विकास में जलवायु का महत्वपूर्ण रोल रहता है। उसकी तंदुरुस्ती, उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी, वह उसका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लाइमेट से तय होती हैं। कुछ और इम्पैक्ट की अगर बात करें तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह क्लाइमेट से अफेक्ट होता है। किस प्रकार से होता है कि जहाँ वे क्षेत्र जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रतिकूल है, तो वहाँ पर अगर ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। तो जो डेजर्ट रीजन है, चाहे सहारा की बात करें चाहे कलाहरी की बात करें, तो ये जो मरुस्थल है
वहाँ पर आपको टेम्परेचर काफ़ी हाई मिलेगा और रेनफॉल काफ़ी कम देखने को मिलेगा। इस कारण वहाँ पर आपको पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो आपको कम देखने को मिलेगी, और जहाँ जहाँ पर रेनफॉल अधिक होगा वहाँ पर हाई डेंसिटी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से सीधा संबंध ह्यूमन की जो सेटलमेंट है उसकी जो पॉपुलेशन या डेमोग्राफिकल जो जितने भी जो डेटा है उस पर क्लाइमेट का इफेक्ट रहता है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर जो है वो डायरेक्टली आपके क्लाइमेट से रिलेट है। किस प्रकार से? रबर का जो पौधा है वो केवल और केवल मलेशिया में लगाया गया, लंदन के बॉटनिकल गार्डन में नहीं हो पाया। इसके अलावा चावल जो है उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए। जो वीट जो एग्रीकल्चर है उसके लिए 10 डिग्री प्लस टेम्परेचर तथा 100 दिन तक आपको 10 डिग्री प्लस तक जो टेम्परेचर चाहिए, तो यानी बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम चाहिए। तो ये जो फेवरेबल कंडीशंस किसी एग्रीकल्चर क्रॉप की बात करें तो वहाँ पर आपको क्लाइमेट का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो क्लाइमेट है वो ये भी तय करती है कि जो हमारी जो क्रॉप होगी वो किस टाइप की होगी। जैसे कि अगर असम की बात करें तो वहाँ पर जूट लगाया जाता है या चावल या चाय का उत्पादन किया जाता है। अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर मक्का और बाजरा वहाँ पर बोया जाता है। इसके अलावा जो मिट्टी की जो उत्पादकता है, उसकी जो फर्टिलिटी का जो पावर है, उसको बनाने में भी जलवायु का प्रमुख हाथ है। जैसे कि हम वनस्पति की बात करें और जलवायु की बात करें तो जलवायु अच्छी होगी, जलवायु के अनुसार ही वहाँ की वनस्पति तय होती है। वनस्पति की बात करें तो वो डायरेक्ट किससे मिट्टी से जुड़ी हुई रहती है या कृषि योग्य भूमि प्राप्त होती है। जो सैंडी सॉइल है या जो डेजर्ट सॉइल है वहाँ पर मिट्टियाँ काफ़ी अनुपजाऊ होती हैं। तो शुष्क और गर्म जलवायु होने के कारण इस प्रकार की विशेषता देखने को मिलती है। यानी मिट्टी उपजाऊ होगी या नहीं होगी तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ की जलवायु। देखिएगा सीधा सा उदाहरण है, हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा कि जो जलवायु है, जलवायु की अगर हम बात करें तो जलवायु के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे वन है। वन से पहले क्या है? वर्षा है। वर्षा अधिक है तो वन है। वन अधिक है तो वहाँ पर पाए जाने वाले जीव अलग ज़्यादा होंगे। वन और जीव दोनों बढ़िया होंगे तो वहाँ पर आपको ह्यूमस मिलेगा। ह्यूमस बढ़िया है तो वहाँ पर आपकी जो मिट्टी है वह उपजाऊ होगी, और मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होगी तो वहाँ पर वन जो है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ये एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हम एग्रीकल्चर करेंगे या हंटिंग करेंगे या फिशिंग करेंगे, ये सारे हमारी क्लाइमेट से रिलेट होते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर का जो वर्क होता है वो डायरेक्ट जलवायु से डिपेंड रखता है। जैसे कि अब बारिश अगर काफ़ी लेट होती है तो हमारी जो खेती बाड़ी है वो प्रभावित होती है। खेती बाड़ी प्रभावित होती है तो कृषक की जो आय है या उसकी जो आजीविका है वो प्रभावित होती है। उसकी जो जेब पर काफ़ी अतिरिक्त भार पड़ता है, उसको नुकसान देखना पड़ता है। उससे प्रभाव हमारी आर्थिक या अर्थव्यवस्था जो है देश की वो भी प्रभावित होती है। तो अनुकूल जलवायु होती है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अधिक होगा और वहाँ पर आपको पॉपुलेशन का जो सेटलमेंट है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। यही कारण है कि जापान के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। फिशिंग इंडस्ट्री में वहाँ पर ज़्यादा रोल है। शिकार की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्लाइमेट है और अलग अलग प्रकार के वहाँ पर आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो साइबेरिया में आपको सफ़ेद भालू का शिकार करना पड़ेगा या रेंडियर का शिकार करना पड़ेगा। हिमालय के अनाव में देखेंगे तो वहाँ पर आपको चीता और शेर का शिकार देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि जो मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स पर क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट रहता है। तो कोयला हमें माइंस से प्राप्त होता है, और माइंस की बात करें या कोयला माइंस की बात करें तो वहाँ पर पहले काफ़ी डेंस फॉरेस्ट थे, तो धीरे धीरे वो नीचे दब गए और वापस कोयले बन गए। और इसी प्रकार से पेट्रोल भी आपको वहीं मिलेगा जहाँ पर जो मरीन जितने भी एनिमल्स, जितने भी छोटे छोटे जीव हैं वो काफ़ी लंबे समय तक ज़मीन के नीचे दब जाते हैं। तो इस प्रकार से एनिमल मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो विशेषता है यानी जो मिनरल्स है उसकी प्राप्ति पर क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारी इंडस्ट्रीज किस टाइप की होगी तो ये भी जलवायु पर निर्भर करती है। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग जो है वो कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। इसमें आपको वजन ह्रास का
रोल नहीं देखने को मिलता। यानी रुई, अगर आप 100 किलो रुई कहीं से उठाते हो तो 100 किलो से आपको 100 केजी अगर सूत है तो वहाँ से आपको 100 केजी जो है वो आपको गारमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर जूट की बात करें, फाइबर क्रॉप या शक्कर की बात करें तो गन्ने से बनाई जाती है। गन्ना भारी होता है और वजन में भी काफ़ी भारी होने के कारण इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसलिए जितने भी जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं वह जहाँ पर शुगर प्रोड्यूस करने वाली जो स्टेट्स है उसमें ही सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो इसका जो रॉ मटेरियल है वह उन्हीं क्षेत्रों में उत्पादित होता है। तो इस प्रकार से या जो उद्योग धंधे का टाइप्स क्या होगा या उसका डेवलपमेंट क्या होगा ये डिपेंड करता है कि उसकी क्लाइमेट किस प्रकार की है। इसके अलावा बात करें कि जितने भी जो वर्ल्ड के जितने भी जो अधिकांश जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है वो ज़्यादा आपको मिड लैटिट्यूड्स वाले रीजन में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट जो है काफ़ी फेवरेबल है, इसी कारण वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं। फिर ह्यूमन की जो लाइफस्टाइल है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो ट्रॉपिकल या टेम्परेट जो रीजन में रहते हैं तो वहाँ के जो लोग रहते हैं वो सूती वस्त्रों को धारण करते हैं, और अगर हम ठंडे क्षेत्रों की बात करते हैं तो वो ऊनी वस्त्रों को धारण करते हैं। इसी प्रकार से हमारे मकान किस प्रकार के होंगे, तो वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वहाँ पर मकानों की जो ढाल, छत के जो ढाल है वो काफ़ी तेज रखे जाते हैं। लेकिन राजस्थान की बात करें तो जो छत है वो एकदम सपाट रखी जाती है। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो मकान बनेंगे वो इस प्रकार से वहाँ पर बनाया जाता है ताकि बारिश का जो पानी है आसानी से फ्लो कर जाए। टुंड्रा रीजन की बात करें तो वहाँ पर डबल वॉल्स के मकान बनाए जाते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको इग्लू जैसे मकान देखने को मिलेंगे। सूडान में काफ़ी कम बारिश होती है, अफ्रीकन रीजन में तो वहाँ पर जितने भी जो मकान होंगे वो मिट्टी से बने हुए देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों में जिस दिशा से काफ़ी ठंडी हवाएं होती है उस दिशा में हम खिड़कियाँ रखते नहीं हैं या दरवाजे कम रखते हैं, या फिर रखते भी है तो बहुत छोटा आकार रखते हैं। राजस्थान में जिस दिशा से आंधी तूफान ज़्यादा आता है उस दिशा में हम मकान की खिड़कियाँ नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर हर प्रकार से पड़ता है। इस प्रकार से हमारी जो मानसिक कार्य क्षमता या मानसिक स्थिति की बात करें, वर्किंग कैपेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पर भी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जो हॉट क्लाइमेट में या फिर समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में रहता है तो वहाँ के लोगों की वर्किंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो क्लाइमेट है उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, वाटर बॉडीज की बात करें। वाटर बॉडीज की बात करें तो वाटर बॉडीज का अर्थ ये होता है कि जितने भी जो हमारे ओशंस हैं, ओशंस के साथ जितने भी जो बे है या जो गल्फ है या जो ओशंस है, या हम रिवर्स की बात कर लेते हैं, पॉन्ड्स की बात कर लेते हैं, या हम लेक्स की बात कर लेते हैं, ये सारी की सारी हमारी वाटर बॉडीज हैं। तो जहाँ कहीं पर भी हमें शहर या गांव बसाना हो वहाँ पर पानी की उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो होता है वो मेन कॉज के रूप में देखा जाता है। हमें पता है कि पानी हमारे जीवन का आधार है और नेचर ने जो जल है वो कई रूपों में हमें दिया है, लेकिन सभी जगह जो जलाशय जितनी वाटर बॉडीज होती हैं वो समान रूप से आपके लिए फेवरेबल रहेगी ऐसा नहीं होगा। तो हमारे जो अर्थ पर जो वाटर के जो रिसोर्सेज है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो भाग कौन कौन से? एक तो वो जल जो महाद्वीपों पर पाया जाता है। अब महाद्वीपों पर कौन सा पाया जाता है? वो पाया जाता है रिवर्स में पाया जाता है, जो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, कुछ वाटर जो है आपको अंडरग्राउंड वाटर्स के रूप में देखने को मिलता है, और दूसरा जो है वो है आपका ओशंस है। ओशंस इसके अंतर्गत बे वगैरह गल्फ ये जो है उसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका जो इम्पैक्ट है वो किस प्रकार से रहता है। तो जितनी भी जो वैलीज हैं अगर बात करें तो नदियाँ जो साल भर बहती हैं, कंटिन्यू जो फ्लो करती हैं, वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को प्रभावित करती हैं। अब किस प्रकार से प्रभावित करती हैं?
तो जितने भी जो रिवर्स है उसके जो कोस्ट है वहाँ पर आप जितने भी जो एशियंट जो सिटीज़ है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो काफ़ी बड़े बड़े वहाँ पर आपको जो शहर है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो नदियों ने हमें किस प्रकार से प्रभावित किया है? तो नदियों ने, पहले तो हम बात करते हैं कि पीने का यानी जो ड्रिंकिंग वाटर है वह हमें मिला है। जितने भी जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें इस वाटर का यूज होता है, और जितने भी जो इंडस्ट्रीज़ है चाहे वह स्टील का हो, चाहे पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ हो, जूट बैग से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हो, जो आपके जो फर्टिलाइजर्स जो इंडस्ट्रीज है उसकी जो स्थापना है उसमें नदियों का योगदान रहा है। यानी नदियों के साथ में यानी लोकलाइजेशन के फैक्टर्स के रूप में इसी वाटर बॉडीज को माना जाता है। इसके अलावा नदियों की जो वैलीज है वहाँ पर आपको बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब इन इंडस्ट्रियल रीजन की अगर बात करें तो यूरोप में रूर नदी है, तो वहाँ पर रूर प्रदेश है, राइन जो वैली है, टेम्स वैली जो है, वोल्गा डॉन जो रिवर्स है, पो बेसिन्स है, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। यूएस की बात करें तो यूएस में महान झील प्रदेश, महान झील के अंतर्गत 5 फिंगर लेक्स हैं। फिंगर लेक्स में आपके सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन, इरी और ऑन्टेरियो, ये जो नदियां हैं। इसके अलावा ओहियो, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस जो नदियां हैं उसी के कारण यहाँ पर मिशिगन, ओहियो, ऑन्टेरियो झीलों के आसपास के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हाईली डेवलप्ड आपको इंडस्ट्रियल रीजन देखने को मिलता है। भारत में भी हुगली नदी का जो क्षेत्र है, कोलकाता, दामोदर वैली के अंतर्गत डीवीसी कॉरपोरेशन, भद्रावती, कावेरी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, गंगा नदी की जो घाटी है वहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। नदियों का क्या फ़ायदा रहता है? तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो जाता है। इसके अलावा वहाँ पर हम डैम बनाकर उसके द्वारा कैनाल्स निकाल कर हम क्या करते हैं कि जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हम पानी भी पहुँचा देते हैं, तथा साथ ही साथ वहाँ पर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी चीप एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में जाना जाता है, और ऐसा रिसोर्सेज है जो रिन्यूएबल है या काफ़ी समाप्त नहीं होने वाला है और काफ़ी फ्रेश है, इसमें इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करता है, तो इसलिए ह्यूमन के लिए इसका काफ़ी अधिक रोल है। तो वाटर बॉडीज जो है वह हमारे लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। यही कारण है कि जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वहाँ पर आपको या ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है उस पर वाटर बॉडीज़ का इम्पैक्ट रहता है। वर्ल्ड की जितनी भी जो सिविलाइजेशंस हैं उनको अगर देखेंगे तो वहाँ पर हम पाएंगे कि जितनी भी जो सिविलाइजेशन है वो इन्हीं जो रिवर्स वैलीज है उसके अंतर्गत डेवलप हुई है। तो यही कारण है। इसके अलावा नदियों से क्या सहायता मिलती है? तो नदियों के लिए हमें इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल होता है। नहरें निकाल कर हम इस प्रकार के क्षेत्रों को सिंचित करते हैं जहां पर पानी नहीं होता है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है, तो काफ़ी हरा भरा क्षेत्र बना चुका है। इसके अलावा जो पेनिसुल जो भारत है वहाँ पर नहरों के साथ जो पोन्ड्स है वो इरिगेशन के लिए वहाँ पर वाटर अवेलेबल करवाता है। नदियों द्वारा जो निर्मित जो मैदान है जिसे एलुवियल प्लेन कहा जाता है, जलोढ़ मृदा के मैदान कहा जाता है, वहाँ पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है तथा एग्रीकल्चर जो रोजगार उपलब्ध करवाता है। तो वहाँ पर आपको पॉपुलेशन के बड़े बड़े हाईली पॉपुलेटेड रीजन देखने को मिलते हैं। विश्व की जितनी भी अधिकांश जनसंख्या है वो नदी निर्मित उपजाऊ मैदानों के अंदर ही निवास करती है, जो एक अच्छा उदाहरण है। इन्हीं नदी घाटियों के अंतर्गत ह्यूमन सिविलाइजेशन का बर्थ हुआ है, उसका डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा जितनी भी जो प्राचीन सिविलाइजेशन है, चाहे सिंधु नदी की घाटी की बात करें या हांगहो नदी जो चाइना की है, नाइल रिज जो है, दजला जो फरात है, दजला और फरात जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील घाटी की सभ्यता यानी इजिप्ट सिविलाइजेशन है, तो ये सभी जो हैं वो वाटर बॉडीज के साथ ही डेवलप हुई। इसके अलावा नदियों के किनारे बड़े बड़े से नगर देखने को मिलता है, चाहे हम दिल्ली, यमुना नदी, मथुरा, आगरा, इलाहाबाद,
वाराणसी, कोलकाता, पटना, गया, ये सारे जो बड़े बड़े भारत के जो नगर हैं वो नदियों के किनारे ही स्थापित हैं। यहाँ ये भी नहीं, विश्व के अलग भागों में भी आपको इसी प्रकार से नदियों के किनारे चित्र देखने को मिलते हैं। इनके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा तीर्थ भी देखने को मिलते हैं नदियों के किनारे। हरिद्वार है, मथुरा, उज्जैन, नासिक, मदुराई, गया, वाराणसी, प्रयागनगर, ये सारे तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप होते हैं। इसके अलावा नदियों ने जो नेविगेशन की जो सुविधा दी है, यानी वहाँ पर आप नाव चलाने या फिर वाटर जो वेज जो है उसको डेवलप करने में की सुविधा दी है। तो झीलों और नहरों के जोड़े जाने पर नदियों ने सस्ता जल परिवहन को दिया है। जो ग्रेट लेक्स है या सेंट लॉरेंस मार्ग है, हुगली गंगा मार्ग है जो पटना तक है, इसके अलावा नीपर और निस्टर जो नदियां हैं जो है काफ़ी अधिक मात्रा में वाटर वेज को डेवलप करने में। इसके अलावा जो इनलैंड जो वाटर बॉडीज हैं जिसमें हम फिशिंग कर सकते हैं, पीने के लिए आपको ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। इसके अलावा जो सलाइन वाटर वाले जो पॉन्ड्स है वहाँ पर आपको पॉन्ड्स देखने को मिलेगा, जैसे कि सांबर झील है, लूणकरणसर है, डीडवाना है, पचपदरा है। कश्मीर की जो डल और वुलर जो झीलें हैं, इसके अलावा आप फुमडीज देख सकते हैं। मणिपुर पे लोकटक झील जो है वहाँ पर आपको तैरते हुए खेत भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो विशेषता है आपको वाटर बॉडीज के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके अलावा नदियों ने वहाँ पर वाटर जो वेज है उसको डेवलप किया है। इसके अलावा हमारा जो विदेशी व्यापार है वो भी वाटर वेज से ही प्रभावित होता है। नदियाँ जो है वह हमारी जलवायु पर भी प्रभाव डालती हैं। जो इवेपोरेशन होता है उसके लिए एक कॉज बनता है। इसके अलावा नदियाँ जो हैं अपना जो डेब्रिस है, जो सेडिमेंट्स है वो सागर के अंदर डाल देती है। और इसके अलावा वर्षा का जो जल है वो बहा कर लाती है। इसके अलावा नदियों के किनारे आपको स्वास्थ्यवर्धक स्थल भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जल क्रीड़ाएं हों, चाहे यानी मानव का जितना भी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो विकास है उसको डेवलप करने में या एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ है उसको प्रभावित करने में वाटर बॉडीज का जो रोल है काफ़ी अधिक रहा है। मानव सभ्यता और विकास को बढ़ाने में इसका काफ़ी योगदान रहा है। चाहे इसके अलावा भी ये कुछ उदाहरण हैं कि जितने भी जो महासागर हैं यही एक माध्यम बने हैं कि कोलंबस हो, चाहे वास्को डी गामा हो, चाहे मैकलिन हो या कैप्टन कुक हो, इन्होंने लंबी लंबी महासागरीय यात्राएं करते हुए नए नए विश्व के अलग अलग क्षेत्रों को ढूंढा है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर की जो यात्रा है उसने उपनिवेशवाद को जन्म दिया है। यही कारण है कि जो इंग्लैंड वासी है वह श्रीलंका या भारत जैसे क्षेत्रों में आकर उसे एक उपनिवेश के रूप में डेवलप करने लगे। नए नए देशों की खोज हुई क्योंकि वाटर बॉडीज है उन्होंने उसको प्रभावित किया। इसके अलावा महासागरीय और जो सागर जो है वो ह्यूमन जो एक्टिविटी है उसके जनक बन गए। जैसे कि 1/3 या 3/4 जो पॉपुलेशन है उसके लिए मछलियों का एक भंडार के रूप में देखा जा सकता है। कई देशों की जो इकोनॉमी है ये इसी फिशिंग पर डिपेंड करती है। जापान, नॉर्वे, कनाडा, ब्रिटेन, यूएस, ये सारे जो फिशिंग इंडस्ट्री है काफ़ी उसमें डेवलप माने जाते हैं। इसके अलावा मछली का उपयोग है वो दवाइयाँ या खाद बनाने में भी किया जाता है। ग्रांड बैंक हो चाहे डागर बैंक हो, ये बैंक वो रीजन होते हैं जहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो ये प्रमुख मछलियों के केंद्र है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वाटर बॉडीज जो है वो ह्यूमन की एक्टिविटी पर प्रभाव डालती है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि ह्यूमन पर जो इम्पैक्ट रहता है वह रिलीफ फीचर को हम ऊंचावच कहते हैं। ऊंचावच और जितनी भी जल राशियाँ हैं उसका प्रभाव, और इसके साथ साथ ही जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट का जो प्रभाव है वो ह्यूमन की एक्टिविटी पर रहता है। और यही ह्यूमन की जो ग्रोथ है या ह्यूमन के डिस्ट्रीब्यूशन पर एक बहुत बड़े प्रभाव के रूप में देखे जा सकते हैं। धन्यवाद।